नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अब अगर नमक खाने से ही कैंसर होने लग जाए, दिल का दौरा पड़ने की वजह बन जाए, वजन बढ़ जाए तो इंसान कहाँ जाए। भारत के बाजार में मिलने वाले नमक के कई ब्रांड में माइक्रो प्लास्टिक मिला है। एक एनजीओ है टॉक्सिक्स लिंक जो पर्यावरण मामलों पर काम करती है। इसकी नई रिपोर्ट में दिखाया गया है कि नमक और चीनी में प्लास्टिक के सूक्ष्म कण मिले हुए हैं। इस संस्था ने बाजार से कई ब्रांड के नमूने लेकर जांच की है। चीनी और नमक में माइक्रो प्लास्टिक पाया गया है। अगर आप इस तरह के नमक और चीनी खा रहे हैं तो आपके स्वास्थ्य पर किसी न किसी तरह असर पड़ेगा ही। इस अध्ययन में 10 प्रकार के नमक का परीक्षण किया गया है, जिसमें टेबल नमक भी है, सेंधा नमक है, समुद्री नमक है और स्थानीय कच्चा नमक भी शामिल है। इन नमूनों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदा गया और बाजार से भी। नमक के 2 नमूने और चीनी के 1 नमूने को छोड़कर बाकी सभी ब्रांडेड थे, यानी कंपनियों के थे। इनके नतीजों में सभी नमक और चीनी के नमूनों में फाइबर, छर्रे, फिल्मों के टुकड़े सहित विभिन्न रूपों में माइक्रोप्लास्टिक की उपस्थिति पाई गई है। इन माइक्रोप्लास्टिक का आकार 1 माइक्रोकॉन से 5 मिलीमीटर तक देखा गया है। इससे खतरनाक और क्या हो सकता है कि आप नमक और चीनी के बहाने प्लास्टिक के सूक्ष्म कण खाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर शोध करने वाली एनजीओ संस्था टॉक्सिक्स लिंक के एसोसिएट निदेशक सतीश सिन्हा ने कहा है, हमारे अध्ययन में सभी नमक और चीनी के नमूनों में पर्याप्त मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक्स का पाया जाना चिंताजनक है और मानव स्वास्थ्य पर माइक्रोप्लास्टिक्स के दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावों पर तत्काल व्यापक शोध की आवश्यकता है। माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक के बारीक कणों को माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है, जिनका आकार 5 मिलीमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक होता है। 1000 माइक्रोमीटर से 1 मिलीमीटर बनता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना छोटा होता है और किस स्केल या पैमाने के स्तर की हम बात कर रहे हैं। इन्हें आंखों से शायद देखा भी नहीं जा सकता। आखिर भारत में बनने वाले इन प्रोडक्ट्स में इतनी बड़ी तादाद में ऐसे केमिकल या अन्य तत्व क्यों पाए जा रहे हैं, जिसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ सकता है? टॉक्सिक्स लिंक की रिपोर्ट में लिखा है कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों जैसे सिर के बाल, लार, थूक, फेफड़े, गुर्दे आदि में माइक्रोप्लास्टिक कण पाए गए हैं। इसके अलावा स्तन का दूध, प्लेसेंटा, नवजात शिशुओं में तिल्ली, गुर्दे, रक्त और वीर्य के नमूनों में भी हमारे शरीर में 3 प्राथमिक मार्गों से ये प्लास्टिक के कण प्रवेश कर सकते हैं: निगलने से, सांस लेने से और सीधे त्वचा के संपर्क से। इस रिपोर्ट में सारा ब्यौरा दिया गया है कि कैसे और किस आधार पर जांच की गई है। वैज्ञानिक शोध और सोच यही है कि सबके सामने रख दिया जाए, जिससे कोई भी इस प्रणाली को देख सके, समझ सके और इसमें कोई शोध हो तो बदलाव कर सके। इसी से विज्ञान हर तरह के फालतू भेदभाव से ऊपर होता है। इस रिपोर्ट में अपने निष्कर्ष बताने से भी पहले इस अध्ययन की खामियों को भी सामने रखा गया है। यह भी वैज्ञानिक सोच का ही हिस्सा है। जैसे लिखा है कि केवल 15 सैंपल का होना कम है और भविष्य में शोध कार्य इसी कमी को दूर करने के लिए किया जा सकता है। टॉक्सिक्स लिंक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि नमक के 10 और चीनी के 5 नमूनों में से हर एक में प्लास्टिक के कण प्राप्त हुए हैं। 1 किलो नमक में 6 से 90 कण पाए गए हैं। इसमें से सबसे अधिक 90 कण आयोडीन युक्त नमक में पाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार अधिक प्रोसेस किए गए आयोडीन युक्त नमक के नमूनों में प्लास्टिक के कणों की अधिक मात्रा पाई गई। यह कैसे होता है? नमक या चीनी में प्लास्टिक का कण कैसे प्रवेश कर गया? रिपोर्ट में इसका जवाब दिया गया है कि कच्चा नमक या सेंधा नमक की अपेक्षा आयोडीन युक्त नमक ज्यादा प्रोसेसिंग से गुजरता है। जब नमक में आयोडीन मिलाया जाता है, प्रसंस्कृत किया जाता है, इस दौरान नमक कई तरह की मशीनों और उपकरणों के संपर्क में आता है, तभी माइक्रोप्लास्टिक नमक का हिस्सा हो जाता है। फिर आप इस नमक को प्लास्टिक के पैकेट में कई दिनों और महीनों तक भी रखते हैं। उससे भी प्लास्टिक के कण नमक या चीनी में मिल जाता होगा।
जिस वातावरण में आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है वहां पहले से प्लास्टिक कणों की अधिक मौजूदगी से भी नमक में इसकी मात्रा बढ़ने की संभावना मजबूत हो जाती है। रिपोर्ट में लिखा है कि प्लास्टिक का कण जितना छोटा होता है उतना ही हमारे शरीर में प्रवेश करने की क्षमता रखता है और वह हानिकारक साबित हो सकता है। यही नहीं, आजकल सेंधा नमक भी लोकप्रिय होने लगा है, लेकिन उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक कण पाए गए हैं। अब अगर नमक और चीनी तक आप शुद्ध नहीं खा सकते हैं तो फिर सबका ही स्वास्थ्य खतरे में पड़ सकता है। कई बार हम अपनी बीमारी का कारण समझ नहीं पाते। कितना भी संयम से रहते हैं, नमक का प्रयोग तो किसी ना किसी मात्रा में करेंगे, सीमित मात्रा में ही सही। जब नमक में माइक्रोप्लास्टिक होगा तो जाहिर है शरीर के अंगों पर हानिकारक असर पड़ सकता है। हम नहीं जानते और ना दावा कर सकते हैं कि किस वजह से कौन सी बीमारी होती है, लेकिन कैंसर की बीमारी देख रहे हैं कि इतनी तेजी से आसपास बढ़ती जा रही है। क्या इन कारणों को, इस तरह की रिपोर्ट को कोई भी हल्के में ले सकता है? जून 2024 में दैनिक भास्कर ने खबर की कि इस समय भारत में 2.6 करोड़ से ज्यादा कैंसर के मरीज हैं। 2025 तक यह संख्या 3 करोड़ हो सकती है। कैंसर के मामले में भारत बस चीन और अमेरिका से पीछे है। सालाना 15 लाख के करीब नए कैंसर के मरीज सामने आ रहे हैं। 2023 में कैंसर से होने वाली मौतों की संख्या 9.16 लाख थी। भारत में फेफड़ों के कैंसर में 90% मामलों में कैंसर का पता बाद के चरण में होता है, जबकि स्तन कैंसर में यह आंकड़ा 50% के करीब है। मुंह के कैंसर के 70% मामलों की पहचान एडवांस स्टेज पर पहुंचने पर होती है। इनमें 80% मामले ऐसे रहे जिनमें मरीज को जांच में देरी की वजह से बचाया नहीं जा सका। समय पर बीमारी का पता चले तो फिर इस बीमारी से लड़ा जा सकता है, लोग बाहर भी आते हैं। इसलिए नमक और चीनी में माइक्रोप्लास्टिक की खबर को छापकर भुला देने वाली खबर के तौर पर मत लीजिए, इन्हें चर्चाओं के केंद्र में लाइए। इसी साल 6 मई को डेक्कन हेरल्ड में चिरंजीवी कुलकर्णी की यह रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि यूरोपीय संघ के देशों ने 527 भारतीय उत्पादों में एथिलीन ऑक्साइड पाया है। यूरोपीय संघ द्वारा जिन 500 प्रोडक्ट्स को बैन किया गया उनका इस अखबार ने विश्लेषण किया तो पाया कि 2019 से 24 के बीच भारत के 400 से अधिक उत्पाद असुरक्षित पाए गए। इसके अलावा आयुर्वेदिक सप्लीमेंट से लेकर हल्दी पाउडर तक ऐसे 14 उत्पाद पाए गए जिनमें बड़ी मात्रा में सीसा मौजूद था। सीसा होने से किडनी, मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचता है। भारत से निर्यात किए जाने वाले 6 उत्पादों में मछली थी जिसमें मर्क्यूरी यानी पारा बड़ी मात्रा में पाई गई, जिससे नर्वस, पाचन और इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है। जहां भी हानिकारक प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगाया गया वहां भारतीय उत्पादों के नाम जरूर आए, लेकिन भारत में तो यही सब बिना रोक टोक के मिल रहे हैं। 140 करोड़ की आबादी वाले लोग खा रहे हैं। भारत में भी जांच की व्यवस्था है, होती रहती है, लेकिन हर जगह यह व्यवस्था कारगर तो नहीं। इतने सारे हानिकारक उत्पाद हमारे भोजन का हिस्सा बनते जा रहे हैं जिसका सीधा असर हम लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। हांगकांग, सिंगापुर और नेपाल जैसे देशों ने कुछ महीने पहले भारत के मसाला बनाने वाली कंपनियों के उत्पादों पर पाबंदी लगाई थी। हांगकांग और सिंगापुर के अधिकारियों ने 2 बड़े भारतीय ब्रांड द्वारा निर्मित कुछ उत्पादों का परीक्षण किया और उनमें एथिलीन ऑक्साइड पाया। यह एक कीटनाशक है जिसका उपयोग खाद्य उत्पादों में नहीं किया जाता। यह कैंसर का कारण बन सकता है। हांगकांग ने 4 मसाला मिश्रणों को वापस भेजने का फैसला किया। सिंगापुर में एक और भारतीय ब्रांड के मसाले को बाजार से हटा दिया गया। इसे हटाते समय हांगकांग के खाद्य और पर्यावरण स्वच्छता विभाग के खाद्य सुरक्षा केंद्र ने एक बयान जारी कर कहा उसने अपने नियमित खाद्य निगरानी कार्यक्रम के तहत परीक्षण के लिए खुदरा दुकानों से मसालों के नमूने एकत्र किए। नतीजों से पता चला इनमें एथिलीन ऑक्साइड था। हालांकि तब मसाला उत्पादक कंपनी की ओर से यही जवाब आया। विश्वास दिलाया गया कि वे निर्माण, संग्रहण से लेकर भंडारण तक पूरी प्रक्रिया में कहीं भी
एथिलीन ऑक्साइड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दरअसल एथिलीन ऑक्साइड को एक घातक कीटनाशक माना जाता है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट अमेरिका के अनुसार कमरे के तापमान पर एथिलीन ऑक्साइड एक मीठी गंध वाली ज्वलनशील रंगहीन गैस है। इसका उपयोग मुख्य रूप से अन्य रसायनों के उत्पादन में किया जाता है और कम मात्रा में इसका उपयोग कीटनाशक और स्टरलाइजिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है, जिसका उपयोग कपड़ा, डिटर्जेंट, दवा, चिपकने वाले पदार्थ और घोल बनाने में होता है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने बताया है कि एथिलीन ऑक्साइड को समूह एक कार्सिनोजेन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि यह मनुष्यों में कैंसर का कारण बन सकता है। लंबे समय तक रसायन के संपर्क में रहने वालों को आंखों, त्वचा, नाक, गले, फेफड़ों में जलन और मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को नुकसान हो सकता है। विदेशों में भारतीय ब्रांड के मसालों पर लग रहे पाबंदी के बाद भारत की खाद्य नियामक संस्था FSSAI ने उन कंपनियों के सैंपल की जांच की तो एथिलीन ऑक्साइड नहीं पाया गया। हालांकि मसालों में हो रहे मिलावट को लेकर कई देशों में जब भारतीय प्रोडक्ट पर बैन लगे तब FSSAI ने भी देश भर में 111 मसाला उत्पादकों के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द कर दिए। तत्काल उत्पादन बंद करने का निर्देश दिया गया। जिन निर्माताओं के लाइसेंस रद्द हुए उनमें से अधिकांश केरल और तमिलनाडु से हैं। यहां तक कि गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की भी कई कंपनियां जांच के दायरे में हैं। पर जिन कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए गए उनमें ज्यादातर छोटी कंपनियां थीं। बड़ी कंपनियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमें बताया जाता है कि पैकेट बंद खाद्य में पैकेट के पीछे बारीक बारीक अक्षरों में जो कुछ भी लिखा होता है, खरीदने से पहले उसकी जांच करनी चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। क्या हम ऐसा करते हैं? और मान लीजिए अगर हम ऐसा कर भी लें तो क्या हमारा इतना करना भी निश्चित करता है कि अब हमारे खाने में कोई मिलावट नहीं है? क्या हर व्यक्ति जानता है कि जो लिखा है उसे कैसे पढ़ना है और उसका क्या मतलब है, स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा? प्रसंस्कृत फूड को लेकर, प्रोसेस्ड फूड को लेकर इतनी रिसर्च रिपोर्ट आती है, फिर भी लोग दनादन खाए जाते हैं। केवल मसालों, नमक और चीनी को लेकर ही नहीं, भारत में बनी कुछ दवाओं को लेकर भी इस तरह की रिपोर्ट आई है। साल 2023 में भारत के टॉप ड्रग कंट्रोलर ने 4 साल से कम उम्र के बच्चों में सर्दी रोधी दवा के संयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध साल 2022 में गाम्बिया, उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत के मामले में भारत निर्मित कफ सिरप से जुड़े होने के बाद लगाया गया। भारत में कथित तौर पर इसी तरह की दवा खाने के बाद 2019 और 2020 के बीच कम से कम 12 बच्चों की मौत हो गई थी। भारतीय कफ सिरप पिछले साल जांच के दायरे में आ गए जब WHO ने 4 भारत निर्मित कफ सिरप पर वैश्विक चेतावनी जारी कर दी, जो कथित तौर पर गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत से जुड़े थे। हम आपको बिल्कुल डराना नहीं चाहते, लेकिन यह हमारी जागरूकता का हिस्सा होना ही चाहिए। हम जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, कितना सुरक्षित है? हमारी सतर्कता का स्तर उच्चतम होना चाहिए। इन खबरों को पढ़ते समय अनेक रासायनिक नामों से गुजरते हुए लगा हमारी समझ से बाहर की चीज है।